हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है द अर्थ। आज अर्थ के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं? आज अर्थ के बारे में हम लोग इसके मूवमेंट को देखने वाले हैं, एंड साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इन दोनों को समझने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इसी चीज पे बेस्ड है, और आपको भी पता है ये एकदम बेसिक है ज्योग्राफी का, और इसको समझे बिना आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा केयरफुल होकर देखना, और ट्राई करना यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का। और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखो, बार बार पढ़ो, तभी वो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थ के शेप के बारे में देखो। बहुत टाइम पहले क्या होता था ना, जब लोगों को बेसिकली, जब साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था कि वो स्पेस से अर्थ को देख पाए कि अर्थ का शेप क्या है। आज हम लोग स्पेस से देख लेते हैं अर्थ का शेप क्या है, बट जब ऐसा नहीं था तो लोगों को लगता था कि अर्थ ना एक फ्लैट शेप है, मतलब आप इसमें बहुत आगे तक चलते जाओगे तो फिर आप गिर जाओगे। बट ऐसा नहीं है। अर्थ क्या है? लंबे समय की स्टडी के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चलता है कि अर्थ का शेप क्या है, स्पेरिकल है। अभी देखो, हम लोग ये तो बोल देते हैं कि अर्थ का शेप स्पेरिकल है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ गोल है? ऐसा भी नहीं है। अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जियोइड शेप होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एविडेंस बताने वाला हूँ। देखो, आज के स्टडी के बाद साइंस जब इतना आगे बढ़ गया, तब ये क्या बताता है कि अर्थ का जो सरकमफेरेंस है ये क्या है? 24,897 माइल्स। ठीक है, एंड ये क्या है? ये इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस बता रहा है। ठीक है, और इक्वेटोरियल मतलब क्या? ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है ना, ये इक्वेटोरियल है, और ये जो लाइन दिख रही है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है, ये है पोलर। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज के बारे में देख रहे हैं कि हमारा जो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है वो 24,897 माइल्स का है, एंड हमारा जो पोलर सरकमफेरेंस है ये क्या है? ये लेस 83। ये हमारे इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस से 83 माइल कम है। अगर हमारा पूरा का पूरा गोल होता तो दोनों इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोलर सरकमफेरेंस, जिसके कारण हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है कुछ इस शेप में है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये पूरा गोल नहीं है। अभी देखो, इसके बाद और भी चीजें आई। इसके बाद ये भी पता चला कि इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो है ये 7,926 माइल्स है। और जो हमारा पोलर डायमीटर है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन जो है, ये लाइन 7,900 माइल्स का। इसमें भी क्या दिख रहा है? इसमें भी डिफरेंस दिख रहा है, कितने का? 26 माइल्स का। जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो अर्थ है ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इस शेप को हम कहते हैं जियोइड शेप। क्लियर है? जिसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस, हमारा जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो ज्यादा है। ठीक है, और हमारा जो नॉर्थ साउथ पोल को कनेक्ट करके जो हम डायमीटर निकालते हैं ये क्या है? 7,900 माइल्स की, जो कि हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर से कम है। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं, हमारा अर्थ किस शेप में? इस शेप में, और इस शेप को हम कहते हैं जियोइड शेप। ठीक है, अभी देखो, जब ये सारे चीजें हमें पता चल जाती है, हम डायमीटर पता कर पा रहे हैं, हम सरकमफेरेंस पता कर पा रहे हैं, तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में तो नहीं है। ठीक है, तो ये किस शेप में? जियोइड शेप में। अब जब हमें शेप पता चल जाता है, ठीक है, तो फिर हम आते हैं अर्थ के मूवमेंट पे, कि अर्थ आखिर मूव कैसे करता है। कोई भी इंसान हो या कैसा भी हो, ठीक है, कोई सामान ही क्यों ना हो, उसका मूवमेंट क्या है? हम देखते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है, और उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे अर्थ में जो भी चीजें हो रही है, सीजन चेंज हो रहा है, डे और नाइट हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है हमें पता ही नहीं चल पाएगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं? अर्थ के मूवमेंट को भी चेक करते हैं, और हमें क्या पता चलता है कि अर्थ दो तरह से मूव करता है। एक क्या? एक रोटेशनल मूवमेंट करता है। क्या करता है? एक रोटेशनल मूवमेंट, और एक क्या करता है? रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज? रोटेशनल मूवमेंट और रिवॉल्यूशन मूवमेंट, इन दोनों को समझने वाले हैं, और इन दोनों के कारण होने वाली चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, देखो, रोटेशनल मूवमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम रोटेशन का मतलब समझते हैं। अर्थ का रोटेशनल मूवमेंट दिखाता है कि अर्थ
अपने एक्सिस पे किस तरह से घूम रहा है, ठीक है। और अपने एक्सिस में पूरा एक चक्कर लगाने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 24 आवर बोल के चलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। और एक चीज और समझो कि जो जिस स्पीड से ये घूमता है वो स्पीड क्या है, 1670 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये स्पीड भी डिफर करता है पोल और इक्वेटर पे। बहुत आ रहा है पोल इक्वेटर, इन दोनों के बारे में बहुत बात हो रहा है, अभी बहुत कुछ बहुत डिटेल में समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि अर्थ का जो स्पीड है ये इक्वेटर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल। और ऐसा क्यों है ये हम अभी देखने वाले हैं। देखो क्या होता है ना कि अर्थ का जो शेप है वो शेप कैसा है, वो इस शेप में है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हो क्या होता है, बस यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रीजन है जिसके कारण हमें स्पीड इक्वेटर पे ज्यादा देखने को मिलता है और पोल्स पे कम देखने को मिलता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर समझ में नहीं आता है तो एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, फिर समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, एक बाल्टी में पानी लो, ठीक है। इस पानी में अपना हाथ डालो और अपने हाथ को बाल्टी के साइड साइड से घुमाना स्टार्ट करो। जब आप घुमाओगे तो घुमाते घुमाते आप क्या देखोगे कि इस मूवमेंट के कारण आपका जो बाल्टी का पानी है वो कैसा दिखने लगेगा, वो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। ये साइड साइड से घूम रहा है लेकिन बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा। और ये स्पेस क्यों क्रिएट होता है, ये स्पेस क्रिएट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, कि फोर्स सेंटर में जाके लग रहा है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि हमारा स्पीड इक्वेटर पे क्या है और पोल पे क्या है। अब हम समझते हैं अर्थ जो अपने एक्सिस पे है ना वो किस तरह से। देखो एक होता है कि ये एक्सिस है आपका, ठीक है। इस एक्सिस पे अर्थ ऐसे करके है, ठीक है, एकदम सिंपल खड़ा है। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है। अगर हम ये एक पिक्चर बनाए जिसमें आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये दिखा रहा है अर्थ को ऐसे होना चाहिए था, बट ये जो रेड लाइन है ये दिखाता है कि अर्थ हमारा टिल्टेड है 23.45 डिग्री से, ठीक है। और ये जो डिग्री आपको दिख रहा है ये क्या है, ये टिल्टेशन का डिग्री दिख रहा है, ठीक है, कि अपने एक्सिस पे किस तरह से वो टिल्टेड है, ठीक। अब ये समझो इसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अर्थ का मूवमेंट हम क्या अपने एक्सिस पे कैसे देख रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या दिखा रहा है, मूवमेंट ऑन एक्सिस। अब देखो अर्थ इस तरह से मूव कर रहा है। अभी देखो ये जो टिल्टेशन है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, सन नहीं, सन अपना एक जगह पे है, ठीक है। तो अभी इससे और इसमें टिल्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों को बहुत क्लियरली समझना है। चलो अभी फिलहाल आप ये देखो कि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.45 डिग्री से टिल्टेड है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो कि ये टिल्टेशन पे, ओह सॉरी, इस टिल्टेशन पे हम क्या देख रहे हैं, अर्थ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मतलब कि इस तरह से घूमता जा रहा है, क्लियर है। चलो अब देखो अर्थ अपने जब एक्सिस पे घूमता है तो आखिर घूमने के कारण क्या हो रहा है, पहला डे एंड नाइट, हम जो दिन और रात देखते हैं ना ये अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूमता है उसके कारण से हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो चलो थोड़ा सा इस पिक्चर को देखते हैं। सपोज ये सन है, ठीक है। हमने अर्थ को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अर्थ का ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वाले हिस्से पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, दिख रहा है आपको, ये सनलाइट अर्थ के इस वाले हिस्से पे पड़ रहा है। और इस वाले हिस्से पे जब सनलाइट पड़ रहा है तो इधर लाइट है, और ये वाला जो एरिया है ये शैडो एरिया बन जाता है जहां पे रात होता है, ठीक है। और अर्थ को हमें तो पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, ये एक्सिस पे अर्थ घूम रहा है। तो थोड़े देर बाद मतलब कि ये लगभग लगभग 12 आवर का टाइम, ठीक है, लेता है। उसके बाद क्या होगा कि पार्ट ए इस साइड चला जाएगा और पार्ट बी आगे आ जाएगा, अर्थ के दो इस साइड, सन के साइड। तो सन के साइड आने के कारण क्या होगा कि पार्ट बी में अब डे है और पार्ट ए में अब नाइट है। ये क्यों हो रहा है, दिख रहा है हमें, जो एरिया अर्थ को फेस कर रहा होता है उधर डे होता है और जो एरिया अपोजिट साइड में होता है वहां
रात होता है। क्यों रात होता है? क्योंकि वो शैडो एरिया पड़ जाता है। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो उसके बाद आप देखो डे एंड नाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है। दूसरा चीज, इसके कारण हमें क्या लगता है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि जो मूवमेंट है ना, वो सन और स्टार कर रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सूरज जो है ईस्ट में उगता है, मतलब राइज करता है, और वेस्ट में सेट कर रहा है। ठीक है, ये जो सनसेट और सनराइज का कॉन्सेप्ट है वो किसके कारण आया? रोटेशन के कारण आया। ठीक है, हम जब अर्थ पे हैं, हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि अर्थ घूम रहा है। हमें ये ऐसा लगता है कि सूरज ही घूम रहा है, सूरज ही अर्थ का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट आए थे ना, उन सारे कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता था कि सूरज अर्थ का चक्कर लगा रहा है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। सूरज अर्थ का चक्कर, सन अर्थ का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, हम उसको भी देखेंगे, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? अभी देखो, अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमता है, जब वो मूवमेंट में है, और उस मूवमेंट के कारण क्या होता है? कैरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो विंड है, ये विंड डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सपोज देखो, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अभी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। सपोज इस टाइम पे जो हमारा विंड है वो क्या हो रहा है? ये ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। तो जब अर्थ मूवमेंट कर रहा होगा, अर्थ रोटेट कर रहा होगा वेस्ट टू ईस्ट, और इसके अपोजिट में ये विंड चल रहा होगा, तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन आपको बहुत क्लियरली जब हम लोग क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत अच्छा। देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड तो हम समझ गए। अब आता है ओशियन करंट। देखो, ऐसा तो नहीं है कि कोई सामान मूव करेगा। सपोज अगर ये बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में पानी है। ठीक है, अगर हम इस बाल्टी को मूव करेंगे इधर से उधर, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इसमें जो वाटर है ये मूव नहीं करेगा। ये वाटर भी तो उस फोर्स के साथ मूव करेगा। सेम यही होता है ओशियन वाटर के साथ। ठीक है, ओशन में जो वाटर है वो भी कैरियोलिस इफेक्ट के कारण क्या होता है? करंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसीलिए ओशन में करंट जनरेट होते हैं। ठीक है, चलो, ये तो था इतना सा। अभी इसी मूवमेंट के कारण, अभी जो अर्थ जिस तरह से रोटेट कर रहा है, उसी के कारण क्या हो रहा है? टाइडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। टाइडल इफेक्ट क्या होता है? जो अर्थ में टाइड्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? जब अर्थ का मूवमेंट, अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है, वो कंबाइन हो जाता है मून के ग्रेविटी के साथ। ठीक है, जब मून के ग्रेविटी के साथ ये कंबाइन होता है तो क्या होता है? टाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है हमें ओशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रोटेशन। ये सारे इफेक्ट हमें क्यों देखने मिल रहे हैं? रोटेशन के कारण। आते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट पे, और ये क्या है? ये है रिवॉल्यूशन। अभी देखो, रिवॉल्यूशन क्या होता है? अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पे घूमती, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है, ये क्या है? परफेक्ट सर्कल में तो नहीं होता है। ये ऑर्बिट क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, एक मिनट रुको। ये क्या होता है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ओवल शेप में होता है। और अर्थ को पूरा का पूरा सन का एक चक्कर लगाने में टोटल लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। अभी ये जो 6 आवर्स हैं, ऐसे हम साल में क्या होता है? 365 दिन लेके चलते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा है, इस 6 घंटे को 4 साल बाद ये क्या कितना हो जाता है? टोटल 24 आवर्स, जो कि एक दिन के बराबर होता है। और इसीलिए लीप ईयर में क्या होता है? ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है, ये इसमें ऐड हो जाता है। और लीप ईयर में फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है। ठीक है, और इसी कारण उस साल टोटल 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था। और हम ये डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या है? एक काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट ये घूम रहा है। मतलब आप देखो, यहाँ पे जो एरो भी दिया हुआ है, ये ऐसा है। ये क्या है? ये वेस्ट टू ईस्ट का रिवॉल्यूशन को, मूवमेंट को बता रहा है। अभी देखो, यहाँ पे ना एक मेन ट्विस्ट समझो। क्या मेन ट्विस्ट है? कि अर्थ ना अपने एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं है। क्या है? अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। यहाँ पे देखो, ये टिल्टेशन आपको दिख रहा होगा। ये जो लाइन है ये ऐसा है, और अर्थ हमारा ये है। ये टिल्टेशन क्या करता है? इसका क्या इम्पैक्ट है रिवॉल्यूशन पे? अब इस चीज को समझो। एक मिनट। हाँ,
अभी क्या होता है, अर्थ बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो क्या होता कि दिन और रात हर जगह पे इक्वल होता। क्यों? अगर अर्थ सोचो ऐसा शेप में होता तो यहाँ पे दिन और रात दोनों क्या होता, दोनों साइड में इक्वली डिवाइडेड होता। लेकिन क्या है, अर्थ टिल्टेड है। और ये रीजन के कारण क्या है कि दिन और रात का जो टाइमिंग है ये डिफर करता है। अभी समझो, सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज नहीं होता। ठीक है, सीजन को चेंज होने के लिए इफेक्ट्स देख रहे हैं ना रिवॉल्यूशन के, तो सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन से हमारा सीजन चेंज नहीं होता। सीजन चेंज होने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें टिल्टेशन भी चाहिए और रिवॉल्यूशन भी चाहिए। दोनों मिलकर क्या होता है, सीजन को चेंज करते हैं। ठीक है, अभी कैसे, इसी चीज को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे। ये देखो, ये है हमारा सन। ठीक है, और ये है हमारा अर्थ जो कि टिल्टेड है। अभी देखो, सन की रेस क्या है, वर्टिकली पड़ती है, पूरा ऐसे करके पड़ रहा है। ठीक है, अभी सन की रेस क्या है, वर्टिकली पड़ती है तो ज्यादा हीट होता है। जिस एरिया में सन का रेस वर्टिकली पड़ रहा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा हीट होगा। ठीक है, अभी सपोज यहां तक पड़ रहा है, यहां तक सन की रेस वर्टिकली पड़ रही है, और जब वर्टिकली हीट पड़ती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जहां पे सन का रेस टेढ़ा होके जा रहा होगा, ठीक है, स्लैंटिंग होके जा रहा होगा, सपोज अभी देखो जैसे ये है, ठीक है, इस एरिया में सन का रेज वर्टिकली तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सन का रेज अगर जा भी रहा है तो स्लैंटिंग होके जा रहा है, थोड़ा सा कर्व होके जा रहा है, और इसके कारण वहां पे कम हीट पड़ रही है। ठीक है, ये समझे। अभी देखो, ये जो एंगल है ये हर जगह सेम नहीं होता। ठीक है, जिस एंगल से यहाँ पे सनरेज पड़ रही है ये हर जगह पे सेम नहीं होता। एंगल चेंज होता है क्योंकि अर्थ क्या करती है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस में रिवॉल्व कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ सीधा खड़ा है, अर्थ क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी क्या है, इसी पोजीशन को हम लोग अलग अलग टाइम जोन में देखेंगे, मतलब अलग अलग मंथ में देखेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हम जून का पोजीशन देखेंगे। ये 21 जून लिखा हुआ है ना, हम सबसे पहले जून का पोजीशन देख रहे हैं। अभी देखो क्या है कि 21 जून के आसपास में क्या होता है कि अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, ये पार्ट देखो सन की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, सन की रेस क्या हो रहा है कि डायरेक्ट, सन की रेस क्या हो रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने गलत ये बता दिया, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, इसके कारण हो क्या रहा है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, इस एरिया में सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है वर्टिकली। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे ज्यादा डायरेक्ट रेज मिलने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे दिन जो है वो लंबा होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे। यहाँ पे जो रात होता है ना, वो रात छोटा हो जाता है। क्यों? जैसे ये घूम के आएगा, सन का रेस फिर से वहां पे डायरेक्ट पड़ रहा होगा। आप देखोगे इस एरिया में सुबह 5 बजे ही धूप आ रहा है, या तो उससे भी पहले आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि रात छोटा हो जाता है और दिन क्या होता है, देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट नाइट एंड डे क्या होता है, लॉन्गेस्ट हो जाता है। और इस एरिया में उस टाइम पीरियड में कौन सा सीजन चलेगा, इस एरिया में उस टाइम पे समर सीजन चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट पड़ रही है। ठीक है, और इसी के अपोजिट हम ना सदर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं। ये है मेरा इक्वेटर, इसके नीचे वाले एरियाज पे। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि सनरेज तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्लैंटिंग रेज जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, सदर्न हेमिस्फेयर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये लोग क्या फेस कर रहे होंगे, ये लोग विंटर फेस कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग कैसे, देखो ये जो दिन है, जिस दिन दिन बहुत लंबा हो जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और रात छोटा हो जा रहा है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसी चीज को हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है, 21 जून वाला टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर का टाइम होता है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिस। अभी देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दिसंबर का पोजीशन देखेंगे। दिसंबर का पोजीशन कहाँ पे है, ये है हमारा दिसंबर का पोजीशन। ठीक है, अभी दिसंबर के पोजीशन में आपको क्या समझ में आएगा, देखना।
दिसंबर में क्या हो रहा है, 22 दिसंबर के आसपास में, ऐसा नहीं है कि जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डेट ही है, हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है। अभी 22 दिसंबर के टाइम पे क्या हो रहा है, अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, इस हेमिस्फेयर में देखो यहां तक लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। देखो ये सन है, सन की रेज जो होगी यहाँ पे वर्टिकली पड़ रही है, और ये डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पे सनरेज सीधा वर्टिकली पड़ रहा है, इसके कारण रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे कम हीट आ रहा है, ठीक है। अभी देखो सनरेज क्या हो रहा है, सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जा रहा है, ये हमारा इक्वेटर है। देखो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जाने के कारण क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस एरिया में हीट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यहाँ पे दिन क्या है, छोटा हो जाता है, शॉर्टेस्ट डे हो जाता है, और रात क्या होता है, लॉन्गेस्ट हो जाता है। और इस एरिया में उस टाइम पे विंटर सीजन होता है। इंडिया कहाँ है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसी टाइम पे दिसंबर के टाइम पे इंडिया में क्या पड़ रही होती है, बहुत भारी ठंड, ठीक है। और इसी के अपोजिट हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सनरेज वर्टिकली पड़ रही है डायरेक्ट, और इसके कारण इस एरिया में क्या होता है, समर सीजन। और इस एरिया में समर सीजन होगा तो सब कुछ उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डे लॉन्ग हो रहा होगा, यहाँ पे नाइट शॉर्ट हो रहा होगा, ठीक है। समझ आ रहा है अभी, देखो ये सिचुएशन होता है, और ये जो चेंजेस दिख रहा है आपको, ये क्यों दिख रहा है, ये चेंजेस रिवॉल्यूशन प्लस टिल्टेशन इन दोनों के कारण दिख रहा है, और इसीलिए इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये तो देख लिए, अभी एक मिनट, ओ सॉरी, हाँ अभी देखो, सनरेज वर्टिकल इधर एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। सोलिस्टिस का मतलब ये होता है कि सनरेज क्या हो रहा है, वर्टिकली पड़ रहा है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। और हम 21 जून को क्या देखे, जो सनरेज है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, टिल्टेड है सन की तरफ, ठीक है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट हो रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पे आर छूट गई, शॉर्टेस्ट हो रहा है। और इसी के अपोजिट जब हम 22 दिसंबर को देखें तो हम क्या देखें, 22 दिसंबर का दिन विंटर सोलिस्टिस होता है। इस टाइम पे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की तरफ, जिसके कारण लॉन्गेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में एंड शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है, ये चीज क्या था, सोलिस्टिस का। अभी हम इसमें और चीजें देखते हैं, अब हम इक्विनॉक्स के बारे में देखते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, जब दिन और रात दोनों बराबर हो, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात दोनों बराबर हो। अब इस टाइम पे अर्थ किस पोजीशन में होता है ये समझना है। अब अर्थ ऐसी पोजीशन में आ जाती है जहां पे कोई भी हेमिस्फेयर ज्यादा सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। जैसे ये देखो, अभी अर्थ इस पोजीशन में, यहाँ पे अर्थ का जो हम ये देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये सन की तरफ झुका हुआ है, नहीं दिख रहा है ना। इसीलिए इस टाइम पे दिन और रात दोनों बराबर होता है, ठीक है। और ये जो दिन है हम लोग दोनों अलग अलग टाइम पे देखते हैं। एक देखते हैं 21 मार्च के टाइम पे, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे वर्नल इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। एंड फिर हम देखेंगे 23 सितंबर के टाइम पे, इस टाइम पे क्या होता है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। क्या बताना चाह रहा है ये, क्या पता ये चल रहा है इस चीज से हमें, यहाँ पे क्या है कि सनरेज जो है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है दोनों टाइम पे। यहाँ पे सनरेज क्या है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है, इसीलिए पूरे अर्थ पे 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात होती है। कभी भी एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर हमें इस दोनों टाइम पीरियड में नहीं फेस करना पड़ता है। आप खुद सोच के देखो, मार्च के 21 मार्च तक में क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है या खत्म हो जाती है, आप देखोगे मार्च के इस डेट तक में ठंड लगभग लगभग खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम ठंड नहीं लगती है, और ना ही एक्सट्रीम विंटर लगता है इस टाइम पीरियड पे, ओ सॉरी, ना ही एक्सट्रीम समर लगता है। कब, जब इक्विनॉक्स का टाइम होता है, ठीक है। अभी देखो सीजन के बारे में हमें पता चल गया, सीजन का फुल सर्कल अपने दिमाग में आप बिठा लो। अभी देखो हमने इक्विनॉक्स के बारे में यहाँ क्या लिखा है, इक्विनॉक्सेस क्या है, जब सन
वर्टिकली ओवरहेड होता है एट द इक्वेटर, जब सनरे जो है ना इक्वेटर पे वर्टिकली पड़ रहा होता है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्या होता है, डे एंड नाइट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, 12-12 घंटे का। और ये कब कब होता है, एक होता है 21 मार्च को जो कि वर्नल होता है, एंड एक होता है 23 सितंबर को जो कि ऑटमनल होता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, ऑटम ब्रेक होता है। आपको याद होगा एग्जाम के बाद स्कूल में छुट्टियां पड़ती थी ना, उसको ऑटम ब्रेक नाम दिया जाता था। और ये 21 मार्च, ये बेसिकली आप देखोगे तो ये स्प्रिंग का सीजन होता है। ठीक है, अभी देखो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल हर साल रिपीट होती है, क्योंकि हर साल अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा तो नहीं है मंथली ये चेंज हो रहा है, ये हर साल चेंज हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे ये जो आपको रिवॉल्यूशन का मैप दिया गया है, ये यही चीज यहाँ पे बता रहा है। क्लियर है? अभी देखो, जब हमें इक्विनॉक्स के बारे में समझ में आ गया, जब हमें सोल्स्टिस के बारे में समझ में आ गया, अब क्या है, आप अपने दिमाग में एक मिसकंसेप्शन क्लियर करो। जो आपके दिमाग में चलता था ना, पहले बहुत लोगों के दिमाग में चलता था, जब मैंने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा था तो हमें लगता था, हम जब ये वाला मैप देखते थे हम ये सोचते थे डिस्टेंस के कारण सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था अर्थ के यहाँ पे पास में इस टाइम पे समर होता हो। लेकिन क्या है ना कि जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक क्लियर नहीं होगा। सीजन क्यों चेंज हो रहा है, रिवॉल्यूशन प्लस टिल्टेशन, ये दोनों चीजें जरूरी है। कभी क्वेश्चन आएगा ओनली लिख देगा तो आप इसको एलिमिनेट जरूर कर पाओगे आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर। ठीक है, हमने क्या देखा, अर्थ जनवरी में सन के सबसे पास होता है। ठीक है, और इसी टाइम पे क्या दिखता है, ठंड होता है। देखो यहाँ पे ये जो टाइम है, दिसंबर, जून, सितंबर, मार्च, आप सोचो इस टाइम पीरियड में कहीं पे, इस पार्ट में कहीं पे अर्थ क्या होगा, सन के एकदम पास में होगा, पेरिहेलियन टाइम होगा ये। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होता है। मतलब एक चीज क्लियर होगी आपको कि डिस्टेंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, टिल्ट रिस्पॉन्सिबल है, और रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है सीजन के चेंज होने में। ठीक है, तो यही था हमारा रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको क्या बताया गया, इक्विनॉक्स, आपको बताया गया सोलर। अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, और वो क्या है, वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना है तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड क्या है। देखो, लैटिट्यूड बेसिकली एक इमेजिनरी पैरेलल लाइंस है जो कि इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। और ये क्या है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ को घेरते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में बेसिकली अर्थ के सर्कल में बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर के पैरेलल है। और इक्वेटर से नॉर्थ या इक्वेटर से साउथ, ये क्या कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में कोई भी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम लैटिट्यूड के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आखिर सर ये भी बता दो कि लैटिट्यूड का फीचर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या होता है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। क्या होते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद क्या है, सभी लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल भी होते हैं। और क्या, लैटिट्यूड कहां से स्टार्ट होता है, इक्वेटर से, जो कि 0 डिग्री होता है। और ये क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा लैटिट्यूड होता है। क्लियर? अभी देखो, आप समझो, ये जो लैटिट्यूड है ये एक डिस्टेंस में क्रिएट किए गए। तो लैटिट्यूड का जो स्पेसिंग यूनिफॉर्म है ना, ये क्या होता है, ये जो स्पेसिंग यूनिफॉर्म है ये आपको क्लाइमेटिक जोन भी बताता है। क्या बताता है, क्लाइमेटिक जोन। ये अभी समझ नहीं आएगा, जब हम लोग क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे ना उस समय ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम ये समझेंगे बस कि लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड एक इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स है जो कि इक्वेटर के पैरेलल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ को घेरते हैं। ठीक है, और इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ एंगुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी यहां से समझो कि आखिर ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये कैसे बना है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज ऊपर देखा था कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ठीक है, और यहां से 90 डिग्री नॉर्थ पोल और यहां से 90 डिग्री साउथ पोल का ये
एंगुलर डिस्टेंस बनाता है। ठीक है, तो टोटल लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ये कितना है, ये 180 डिग्री का होता है। अभी देखो इसी में ना इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या क्या है जो हम लोग समझ चुके हैं। पहला इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम इंसोलेशन, जहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ता है। ओके, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कहाँ है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है, साल में एक बार सन यहाँ पे ओवरहेड होता है। ठीक है, एंड इसी तरह से आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में। और यहाँ पे भी हम एक चीज देखते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर सीजन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, और ये आर्कटिक सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक जो सी है और आर्कटिक जोन जो है, इस ये सर्कल उसको घेरता है, उसको सर्कल करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर्कटिक आर्कटिक सर्कल बोल रहे हैं। और अंटार्कटिक सर्कल क्या है, ये जो हमारा लैटिट्यूड है ये क्या करता है, अंटार्कटिक जोन को सर्कल करता है। ठीक है, अभी देखो ये तो था बेसिक चीज, लेकिन आखिर लैटिट्यूड का रोल क्या होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं रोल ऑफ लैटिट्यूड। पहला क्या है, ये क्या करता है, ये एंगल बताता है किस चीज का, सन रेज का। ठीक है, सन रेज का एंगल बताता है। दूसरा, ये हमें बताता है कि डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये चीज हमें कहां से पता चल जाता है, ये हमें लैटिट्यूड से पता चल जाता है। लैटिट्यूड हमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियरली बताता है। ठीक है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह से बताता है, ये हमने ऊपर देखा जब हम लोग समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस कर रहे थे। ठीक है, और इससे हमें हीट जोन कहाँ कहाँ पे है, ये पता चल जाता है कि हीट जोन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये हम लैटिट्यूड के थ्रू बता सकते हैं। तो लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है, एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है जो कि अर्थ का हीट बैलेंस को बताता है। ठीक है, देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का काम अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजों के लिए बनाया गया है। हमने क्या देखा कि लैटिट्यूड क्या बता रहा है, लैटिट्यूड हमें अर्थ का हीट बैलेंस के बारे में बता रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है ना कि अगर हम ये बोल रहे हैं तो आखिर लैटिट्यूड और क्लाइमेट ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। देखो आप यहाँ पे समझो, जो लो लैटिट्यूड है, लो लैटिट्यूड मतलब कौन से, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये लो लैटिट्यूड वाला पार्ट है। इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सनरेज है वो वर्टिकल पड़ते हैं और इसीलिए इस एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब जो हाई लैटिट्यूड है मतलब ये वाला जोन, ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ये ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया बेसिकली बहुत हायर लैटिट्यूड पे है और यहाँ पे क्या है, जो सनरेज होते हैं वो स्लैंटिंग सनरेज पड़ते हैं जिसके कारण इस एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, लो रहता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि लैटिट्यूड के कारण हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं। जो ये वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन। ठीक है, जो ये वाला एरिया है सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और फिर ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया को हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है हमें, ये हमें पता चलता है लैटिट्यूड के कारण, लैटिट्यूडनल डिवीजन के कारण हम अर्थ को बेसिकली डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लासिफाई कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, तो लैटिट्यूड क्या है, हमें अर्थ का हीट बैलेंस बताता है, हमें अर्थ का टेम्परेचर के बारे में बताता है। बट जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड क्या बताता है, तो रुको इसके लिए मुझे अब थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा, वेट, लैटिट्यूड। ओ सॉरी, लैटिट्यूड ही लिख दिया मैंने फिर से, ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
अभी जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या बताता है, इसका काम क्या है? हमने जैसे देखा कि लैटिट्यूड हमें बताता है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है? उसी तरह से लॉन्गिट्यूड क्या है? ये एक इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन है, ठीक है? जो क्या कर रहा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे जैसे ये है मेरा सर्कल, इसमें हमने क्या देखा? ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। ये क्या कर रहा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब ये जो है, यहाँ पे इसका डिवीजन हुआ है। इसका डिवीजन क्या है? इसका डिवीजन जो है ये प्राइम मेरिडियन, जहाँ पे हमने इक्वेटर देखा था वहां 0 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे क्या है? 0 डिग्री। अब प्राइम मेरिडियन अगर ये है, ठीक है, सपोज रेड वाला मैं एक प्राइम मेरिडियन बना देता हूँ, ठीक है? प्राइम मेरिडियन ये क्या बताता है? ये हमें 0 डिग्री बताता है, ठीक है? 0 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। यहां से ईस्ट और वेस्ट, ठीक है? यहां से क्या? ईस्ट एंड वेस्ट। हम इस तरह से डिस्टेंस को चेक करते हैं, ठीक है? कि 0 डिग्री से ईस्ट में जाना होगा, ये 0 डिग्री से वेस्ट में जाना होगा। यहां से हम एंगुलर डिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। अभी देखो ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो क्या है? ये नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है? और जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड है, ये सारे लॉन्गिट्यूड, एक मिनट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है? इसके बाद इसके फीचर में आप देखोगे कि जितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, सारे लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ पे हैं, ठीक है? और ये इक्वल लेंथ किस तरह से डिवाइड किया गया है और क्या चीजें यहाँ पे बताई गई है, हम इस चीज को समझेंगे यहाँ से। ये जो इक्वल लेंथ है हर एक का, ये कैसे डिसाइड किया गया है? ये डिसाइड किया गया है, यहाँ से समझो। जो अर्थ का रोटेशनल बेसिस है, ये क्या है? 360 डिग्री है। अब एक 360 डिग्री वो कितने देर में रोटेट करता है? तो 24 आवर्स में रोटेट करता है, ठीक है? तो पर आवर ये 15 डिग्री तक रोटेट करता है। तो ये 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगा रहा है? 4 मिनट, ठीक है? और यहीं से ये निकाला गया कि जो जितने भी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। क्यों? ये क्या दिखा रहा है हमें? ये एंगुलर डिस्टेंस दिखा रहा है। अभी देखो, इक्वल लेंथ के बाद जो मेरा नेक्स्ट फीचर है वो क्या है? ये है कि यहाँ पे जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्या होते हैं कि पोल पर जाकर कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज एट पोल्स, ठीक है? यहाँ पे जितने भी लाइंस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। अभी देखो क्या है ना कि हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड का जो स्पेसिंग होता है वो इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। इक्वेटर के पास जो दो लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। और पोल्स पर जब जाओगे, पोल्स पे क्या है? ये डिस्टेंस एकदम जीरो होता है, ठीक है? तो आखिर इसके बाद क्या है ना कि हम लोग थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को भी समझते हैं कि क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे 0 डिग्री क्या बताता है? 0 डिग्री बताता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है? और इसी को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीनविच लाइन? अभी हम लोग इस चीज को समझते हैं। क्या है कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, ये जहां से गुजरती है ना, ये यूके में एक जगह है ग्रीनविच, उस लाइन, उस जगह को भी ये क्रॉस करते हुए जाती है, और इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ठीक है? अभी देखो क्या है कि यहाँ पे क्या है ना, ये टोटल 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, वेस्ट, ये दोनों चीजों को दिखाता है। इसीलिए टोटल लॉन्गिट्यूड जो है, टोटल लॉन्गिट्यूड ये क्या होता है? ये 360 डिग्री पे होता है, ठीक है? अभी इसके बाद समझो कि यहाँ पे 360 पे हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है, जो कि कहाँ से जाता है? ग्रीनविच। कहाँ है? ये लंदन में, ठीक है? और ये बेसिस माना जाता है ग्लोबल मीन टाइम का, ठीक है? और इसी को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। अब ग्रीनविच मीन टाइम कहने का मेन रीजन क्या था?
जिस टाइम पे ये चीजें की जा रही थी, इस टाइम पे क्या है कि ओशियन पे ना ब्रिटिश नेवल का डोमिनेंस था, और यही रीजन था कि उस लाइन को हम लोग ग्रीनविच मीन लाइन, मीन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, अभी समझो, इसके बाद आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इस चीज को भी समझना है। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग समझते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये देखो, ये अप्रॉक्स 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में बात करते हैं। अप्रॉक्स 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद क्या होता है, यहां से डेट चेंज होता है। यहां से क्या होता है, डेट चेंज होता है। अभी इसका हम लोग ना एक पिक्चर पे देखेंगे जिसमें आपको बहुत क्लियरली ये समझ आएगा। और ये क्या है, ये जिगजैग लाइन को जो है ना अवॉइड करने के लिए लैंड, उस एरिया में जो है ना वो लैंड डिवीजन इस तरह से है कि ऐसा शेप बनता है, जिस चीज को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई थी। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे लैंड का डिवीजन इस तरह से है कि स्ट्रेट लाइन वहां पे पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, अभी समझो, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसका आके रोल क्या है। देखो, लॉन्गिट्यूड को बेसिकली टाइम के कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। क्यों, अभी देखो हमने क्या देखा कि अर्थ में टोटल 360 डिग्री पे अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, रोल ऑफ लॉन्गिट्यूड, अर्थ क्या करता है, 360 डिग्री पे रोटेट करता है। ठीक है, और इस रोटेशन में टाइम लेता है 24 आवर्स। इसका मतलब है 15 डिग्री इन एवरी 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। अब इसका मतलब चल गया कि 1 डिग्री इन एवरी 4 मिनट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है, एक ऐसा स्पेशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है जिससे अर्थ के ऊपर टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है। ठीक है, और यही रीजन है कि लॉन्गिट्यूड बनाए गए थे। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है टाइम जोन का। ठीक है, टाइम जोन, कि टाइम जोन क्या होता है, कि आखिर टाइम अर्थ को डिफरेंट पार्ट में क्या होता है ना कि सनलाइट अलग अलग टाइम पे पड़ता है। हर पार्ट में अलग अलग टाइम पे सनसेट होता है, अलग अलग टाइम पे सनराइज होता है। इसलिए अर्थ को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। और हर एक टाइम जोन जो है वो क्या है, वो 15 डिग्री कवर करता है। ठीक है, और ये 15 डिग्री क्या, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जीएमटी, ग्लोबल मीन टाइम, वर्ल्ड टाइम, इस तरह के कॉन्सेप्ट आए। और जीएमटी जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है प्राइम मेरिडियन पे। ठीक है, और इसी को रेफरेंस लिया जाता है फॉर इंटायर वर्ल्ड। अब यहीं से बात आती है इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के बारे में। ये देखो, यहाँ पे टाइम जोन है ना, आखिर ये जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये कैसे होता है। यहाँ पे हमने देखा हर एक लॉन्गिट्यूड डिफर करता है 4 मिनट से। ठीक है, और ग्रीनविच क्या है, मेन टाइम जोन है जिसको रेफरेंस लिया जाता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब क्या है कि प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट में है इंडियन का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अभी ये कैसे, याद देखो, जैसे ये लंदन में ग्रीनविच है जहाँ पे 0 डिग्री का टाइम जोन। ठीक है, इस टाइम में यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, यहाँ पे लोग लंच कर रहे हैं। लेकिन यही चीज जब हम ईस्ट में आते हैं, ठीक है, हम मद्रास का ले रहे हैं। ठीक है, ईस्ट में आते क्या होता है कि हमारा टाइम ऐड हो जाता है। ठीक है, और ऐड कितने से हुआ, 5 आवर 20 मिनट से। क्यों, हम ये 102 डिग्री ईस्ट में देख रहे हैं, जो मद्रास का देख रहे हैं। आप इंडिया का मैप याद करो, उसमें देखो मद्रास कहाँ है, मद्रास ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, और इस टाइम पे यहाँ क्या होता है, 6:48 PM हो रहा है, और ये डिनर का टाइम है। अभी ये क्यों यहाँ पे ऐड हुआ टाइम, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ, आप एक बात समझ के रखो, जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होता है, ऐड होगा। जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, लेस होगा। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम ईस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, टाइम हम गेन कर लेते हैं, और जब हम वेस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम लॉस होता है। हमारा टाइम क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
अभी इसी चीज को हम यहाँ पे समझे कि एक ही टाइम पीरियड पे लंदन में देखो 12 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम है, लोग लंच कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे मद्रास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रात हो गया है 6:48 पीएम। ठीक है, यहाँ पे लोगों का डिनर का टाइम है। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि हम आगे चले जा रहे हैं दिन में। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या है, जब पीछे आते हैं, जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम है, मतलब अभी यहाँ पे सुबह हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, 4 घंटा 56 मिनट लंदन से आगे है, मतलब लंदन से पीछे है। 4 घंटा 56 मिनट के बाद क्या होगा, ये लंदन के टाइम पे पहुंचेगा। अभी इस चीज को थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्यों बनाया गया है, क्योंकि टाइम जोन को डिवाइड करना था, और इसीलिए हम लोग लंदन के टाइम जोन को, मतलब 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन मान के चलते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जब हम जाते हैं और वेस्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होता है, जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें टाइम ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं हमें टाइम क्या करना पड़ता है, टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। किस चीज के लिए, लंदन के हिसाब से। लेकिन हम अगर इंडिया में हैं, ठीक है, और हम मद्रास को यहाँ पे बेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडिया में बैठे हैं और इंडिया में क्या हो रहा है कि अभी का जो टाइम है वो रात का टाइम है। ठीक है, अभी 6:48 पीएम हो रहा है इंडिया में। ओके, और जब यही चीज हम लोग लंदन पहुंचेंगे, इसी टाइम पे लंदन में क्या हो रहा है, दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लंच का टाइम है। ओके, और ये देखो, अगर इंडिया से हम ईस्ट की तरफ जाएं और इंडिया से हम वेस्ट की तरफ जाएं तो क्या होगा, जब हम इंडिया से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक और टाइम जोन बना देते हैं तो फिर ये टाइम में हम क्या करेंगे, इंडिया में इंडिया में अगर 6:48 हो रहा है तो हम इसमें ऐड करेंगे जितना भी आगे जाएंगे। लेकिन जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइम को। ठीक है, अभी डेट के हिसाब से भी जानना है तो हम लोग डेट के हिसाब से भी समझेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को देखोगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। इसको हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं। इंडिया क्या है, एक सिंगल टाइम जोन में पड़ता है। हालांकि हमारा जो एरिया है वो बहुत लार्ज है जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखते हैं। लेकिन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नेशनल यूनिटी और रेलवेज के कम्युनिकेशन एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को फॉलो करते हैं जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, अभी देखो, हमने लॉन्गिट्यूड, हमने लैटिट्यूड, इन दोनों के बारे में देखा। हमने ये भी समझा कि आखिर किस तरह से टाइम यहाँ पे डिवाइडेड है और हम किस तरह से टाइम के बारे में समझते हैं। लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है, लैटिट्यूड का क्या मतलब है। लैटिट्यूड के थ्रू हमें हीट डिफरेंस पता चलता है और लॉन्गिट्यूड के कारण हमें क्या पता चलता है, टाइम क्या हो रहा है इसके बारे में। ठीक है, अभी देखो, एक चीज हमारा जो छूट गया था वो क्या था, वो था इक्लिप्स। ठीक है, देखो, हर किसी को पता है इक्लिप्स दो तरह का होता है। एक होता है सोलर इक्लिप्स, ठीक है, एक होता है लूनार इक्लिप्स। अभी समझो, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि ये तब होता है जब मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है और जिसके कारण क्या होता है, सन का रेस ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, इस चीज को इस फिगर में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मून बीच में आ जा रहा है। किसके बीच में आ जा रहा है, अर्थ और सन के बीच में, जिसके कारण सन का जो लाइट है वो क्या हो रहा है, इस एरिया में नहीं पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ये जो जोन है, इस पूरा जोन में हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है सोलर इक्लिप्स। हमें लगता है कि सन, मतलब सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोलर इक्लिप्स की तरह। और फिर जब हम दूसरा देखते हैं कि एक और जो लूनार इक्लिप्स होता है, ये कब होता है, जब अर्थ किसके बीच में आ जाता है, सन और मून के बीच में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है। और नंबरिंग चेंज हो गया, एक मिनट, ये है 1 और ये है 2। यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है, सन और मून इन दोनों के बीच में आ गया है और सन के रेस को ब्लॉक कर रहा है। और इसी टाइम में हमें क्या दिखता है, हमें चंद्र ग्रहण दिखता है। अगर चांद चमक रहा है उसका रीजन क्या है, कि सन का लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अगर उस सन के लाइट को अर्थ ब्लॉक कर देगा तो क्या हमें मून दिखेगा,
नहीं दिखेगा। ठीक है, वही रीजन है। अभी हम थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जो इक्लिप्स है इसका टाइप है, कितने टाइप है? टोटल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स और एनुलर। टोटल इक्लिप्स में क्या होता है कि मून कंप्लीटली कवर कर देता है सन को। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो मून है ये सन को कंप्लीटली कवर कर देता है इस एरिया के लिए। बाकी एरियाज वाले को तो दिख रहा होगा, लेकिन इस एरियाज के लिए कंप्लीटली कवर कर देता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, देखो, जब टोटल इक्लिप्स होगा तो यहाँ पे हमें चांद, सन जो है वो पूरा का पूरा ढका जाएगा, किससे? मून से। लेकिन पार्शियल में क्या है, ये सन है तो आपको दिखेगा कि चांद बस इतना ही ढक पाया है और इतना सन हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ सन इज ऑब्सकर्ड। लेकिन एनुलर जब होता है, जब एनुलर इक्लिप्स होता है, इसमें क्या दिखता है, मून अपीयर्स स्मॉलर, लीव्स रिंग ऑफ सन विजिबल। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये ऐसा सन है, ठीक है, यहाँ पे ये मून है, ठीक है, आपको यहाँ पे रिंग की तरह एक फॉर्मेशन दिखेगा, और ये होता है एनुलर इक्लिप्स। ठीक है, लेकिन देखो, जब भी सोलर इक्लिप्स होता है इस टाइम में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन को भी ध्यान रखना होगा। ये क्या है, न्यू मून फेज होगा तभी सोलर इक्लिप्स होगा, और साथ ही साथ मून क्या होना चाहिए, नियर इक्लिप्टिक प्लेन। ठीक है, मून इक्लिप्टिक प्लेन के बगल मतलब पास में होना चाहिए, तभी सोलर इक्लिप्स हो सकता है। ठीक है, अभी देखो, लूनार इक्लिप्स में हमने क्या देखा था कि इसमें अर्थ बीच में आ जाता है, किसके किसके, सन और मून के, और अर्थ का शैडो क्या होता है, मून पे पड़ना स्टार्ट होता है, जिसके कारण हमें लगता है कि चंद्र ग्रहण लग गया। अभी इसमें भी तीन तरह के टाइप है। ठीक है, इसमें क्या है, एक टोटल, पार्शियल एंड प्रोमरल। प्रोमरल में क्या होता है, देखो टोटल में क्या, एंटायर मून इज इन अर्थ अम्ब्रेला। ठीक है, पूरा का पूरा जो मून होता है वो अर्थ के अम्ब्रा के अंडर आ जाता है, अर्थ के शैडो के अंदर आ जाता है। अब पार्शियल लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ मून इज इन अम्ब्रा। ठीक है, जो मून का थोड़ा सा पार्ट, जैसे ये मून है, ये हमें इतना ढका हुआ दिखेगा। ठीक है, हमें सिर्फ इतना सा मून दिख रहा होगा और इतने पे अर्थ का शैडो पड़ रहा होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल लूनर इक्लिप्स। फिर आता है पिनोमरल इक्लिप्स। इसमें क्या होता है, मून पासेस थ्रू अर्थ पेनुम्ब्रा। क्या होता है कि मून और ये रहा अर्थ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ग्रहण पास होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अर्थ का जो, अभी देखो सबसे पहले आपको इसके लिए ना पेनुम्ब्रा का मतलब समझना होगा। ठीक है, अम्ब्रा का मतलब होता है क्या, जब टोटल शैडो पड़ रहा हो। ठीक है, और पेनुम्ब्रा का मतलब क्या होता है, रीजन ऑफ पार्शियल शैडो, जब कुछ शैडो जो है कुछ पार्ट तक ही पड़ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो इन दोनों पिक्चर से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, ये सन है, ये मून है, ठीक है, बीच में अर्थ आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इस पार्ट में दिख रहा है कि अर्थ का शैडो पूरा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, जो डार्क पार्ट है, ये डार्क पार्ट क्या है, ये बेसिकली अम्ब्रा पार्ट है, जहाँ पे अर्थ का पूरा शैडो मून पे पड़ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अगर इस पिक्चर में देखना चाहते हैं तो इस पिक्चर में भी देखो कि सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में मून आ गया। तो देखो ये जो डार्क पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, अम्ब्रा पार्ट है, जहाँ पे टोटल शैडो पड़ रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये जो साइड वाला पार्ट है जहाँ पे पार्शियल शैडो पड़ रहा है, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा पार्ट। ठीक है, तो यही था बेसिकली इक्लिप्स वाला पार्ट। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि लूनार इक्लिप्स कब होता है और सोलर इक्लिप्स कब होता है और कैसे होता है। तो हम क्या देखते हैं कि सन और मून, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है आपको। क्या हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है कि अर्थ आ जा रहा है सन और मून के बीच में, और एक बार सन और अर्थ के बीच में मून आ जा रहा है। ठीक है, इन इसी के कारण इक्लिप्स हो रहा है। जब अर्थ आ जाता है सन और मून के पास में, तो इसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, बीच में सॉरी। और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो इसे बोलते हैं हम लोग सोलर इक्लिप्स। क्लियर है? चलो, इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। एंड इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो।